सब्सक्राइब कीजिए तेजस एजुकेशन पॉइंट चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरी लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस पहुंच सके आप तक सबसे पहले। चलिए ताली बजाएंगे बेटा पहले अपने लिए। कहावत बहुत अच्छे। तो एज यू ऑलरेडी नो कि हम क्या कर रहे हैं, हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। और रिवीजन में आज जो चैप्टर हमने डिस्कस करना है वो आपकी सेकेंड बुक का चैप्टर नंबर 5 है। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 5 है। चैप्टर का नाम है कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां एवं पुनर्स्थापना। तो इस पूरे चैप्टर को हम एक बार रिवाइज करेंगे और इससे रिलेटेड और इससे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये जो चैप्टर है ये आपका 8 नंबर आपके पूरे सिलेबस में कवर करता है और ज़्यादातर जो MCQ क्वेश्चन है बच्चों वो यहाँ से आने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा डिटेलिंग है, बहुत ज़्यादा वेरिएंट है। तो इस चैप्टर को आपको और अच्छे से समझना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास मेरे यानी कि लेक्चरर उदय कुमार के साथ। चलिए बेटा, अब यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या समझना है कि पहला वर्ड क्या है। देखो मैं हमेशा आपसे ये कहता हूँ, हर बार कहता हूँ कि अगर आपको चैप्टर का नाम क्लियर है तो आपकी आधी समस्या क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। तो सबसे पहले हम क्या समझेंगे? चैप्टर के नाम को समझेंगे कि चैप्टर का नाम क्या है, उसके बाद हम उसकी डिटेलिंग को करेंगे। तो ऑलरेडी हम ये चैप्टर एक बार पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर हम रिवीजन सेशन कर रहे हैं। तो कांग्रेस प्रणाली का मतलब क्या है? तो देखिए, अगर मैं कहूं प्रणाली या मैं कहूं व्यवस्था या आपकी भाषा में कहूं सिस्टम, तो इन तीनों का मतलब क्या होता है? एक ही होता है। क्लियर है बेटा? इन तीनों का अर्थ, इन तीनों का मतलब क्या है? एक ही है। अब हमें यह समझना है कि ये चैप्टर यहां पर क्यों है। तो इससे पहले अगर आपको पहले के चैप्टर क्लियर है तभी आप इसका जवाब दे पाएंगे। तो पहला आम सभा चुनाव क्या है? पहला आम चुनाव कौन जीता? कांग्रेस जीती। दूसरा आम सभा चुनाव कौन जीता? दूसरा आम चुनाव भी कौन जीत गया भाई? कांग्रेस जीत गई। तीसरा कौन जीता? तीसरा आम चुनाव भी कौन जीत गया? कांग्रेस जीत गया। तो आप ये देखेंगे कंटिन्यूसली 3 बार कांग्रेस जो है वो चुनाव जीत रही है। इसीलिए इस व्यवस्था को ही क्या कहा गया? कांग्रेस प्रणाली। क्लियर है बेटा? क्लियर है बेटा? यहां तक कोई डाउट? तो देखो, कांग्रेस प्रणाली, कांग्रेस व्यवस्था या कांग्रेस सिस्टम क्या था कि कांग्रेस पहले 3 चुनावों में लगातार भारी बहुमत से, भारी वोटों से जीत रही थी। इसी को क्या कहा गया? कांग्रेस प्रणाली। 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा कि कांग्रेस प्रणाली किसे कहा जाता है, लिख सकते हैं? चलिए, अब देखिए, ये है तो अभी आउट ऑफ सिलेबस, लेकिन आप इसको समझ लीजिए क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन आ जाता है। कई बार आपसे पूछ लेगा कि बीजेपी सिस्टम या बीजेपी प्रणाली या बीजेपी व्यवस्था किसे कहा गया। तो देखिए, जैसे ये पहला, दूसरा, तीसरा जीती थी, वैसे ही आप देखेंगे कि 2014 में जो चुनाव हुआ कौन जीता? बीजेपी जीती। 2019 में जो चुनाव हुआ कौन जीता? बीजेपी जीती। तो लगातार 2 बार पूरे बहुमत से चुनाव जीतने के कारण इस समय पे, इस टाइम ड्यूरेशन को किस नाम से जाना गया? बीजेपी व्यवस्था। क्लियर है बेटा? देखिए, चुनाव जीतना बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप भारी बहुमत से जीत रहे हैं, भारी मतों से जीत रहे हैं, इसीलिए यहां पर जो शब्द किया गया वो क्या कहा गया? व्यवस्था। व्यवस्था क्लियर है? अब देखिए, यहां पर कांग्रेस प्रणाली के साथ साथ आपको क्या पढ़ना है? चुनौतियां और पुनर्स्थापना। तो पहले हम समझते हैं कि चुनौतियां क्या है, उसके बाद समझेंगे पुनर्स्थापना क्या। तो इसके लिए आपको एक बात जो है वो डिटेल में समझनी है कि जब भी कोई काम हम कर रहे हैं, बार बार रेगुलर कर रहे हैं, तो वो क्या कहला गया? व्यवस्था। और अगर उसमें कोई समस्या आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो सिस्टम के लिए क्या है?
चुनौती। समझ आया बेटा? तो फिर 3 बार कांग्रेस जीत रही है, लेकिन अगली बार क्या हो रही है, उसको जीतने में समस्या आ रही है, तो वही क्या है उसके लिए चुनौती। क्लियर है? क्योंकि लगातार 3 बार जीत रही है, अगली बार उसको समस्या आ रही है, इसी को हमने क्या कह दिया, चुनौती। और पुनर्स्थापना का मतलब कि ये चुनौती क्या हो गई है, अब समाप्त हो गई है, यानी कि दोबारा से कांग्रेस जीत गई है, इसी को बोला गया कांग्रेस की पुनर्स्थापना। इंग्लिश में कहा जाता है रीस्टैब्लिशमेंट, कि उसने दोबारा से अपना वर्चस्व जो है, जो अपनी ताकत है, अपनी पावर है, अपनी गरिमा है, उसको हासिल कर लिया है, जो कि कुछ समय तक पीछे रहे। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़े, इसमें से कुछ उतारना है, मिटा दूं? चलिए, अब यहाँ पर सबसे पहले हम समझेंगे नेता के बारे में, कि नेता कौन थे, क्या थे, और उनका इस चुनाव से क्या लेना देना। ठीक है? तो पहले, दूसरे, तीसरे चुनाव में हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन रहे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखो, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी क्या रहे? हमारे प्रधानमंत्री रहे। तो देखिए, प्रधानमंत्री किसी देश के पिता की तरह होता है कि जब तक पिता जीवित है तब तक सब कुछ ठीक चलता है, जैसे ही पिताजी इस दुनिया में नहीं रहते तो सारे अपने पर खोलने लगते हैं। तो देखेंगे 1964, तो यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं कि 1964 के मई में, कब? 1964, साथ साथ लिखते चलिए, 1964 के मई में किन की मृत्यु हो गई? जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हो गई। क्लियर है बेटा? आता है। अब यहां से पहला क्वेश्चन क्या बनेगा कि पहले 3 चुनाव कौन सा दल जीता? कौन सा जीता? कौन सा दल जीता? चलिए, अब उसके बाद दूसरा एमसीक्यू क्वेश्चन यहां पर क्या बन सकता है कि जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु कब हुई? कब हुई? 1964 के मई में जवाहरलाल जी की मृत्यु हो गई। अब देखिए, यहां पर एक बड़ी समस्या आ गई, क्योंकि अब मौत ऐसा तो नहीं है ना कि कोई चीज देख कर आएगी, मौत तो कभी भी आ जाती है। तो अब मिड में मृत्यु हो गई, अब सत्ता क्या हो गई? खाली। सत्ता क्या हो गई? खाली। तो पहली समस्या, ये जो चुनौती है, इसको मैं क्या नाम दे रहा हूं? समस्या। तो पहली समस्या किसकी आई कि अब कौन? पहली समस्या क्या आई? अब कौन? अब कौन का मतलब कि अब इस देश का उत्तराधिकारी कौन बनेगा। समस्या क्या होगी? समझ आ गई? उत्तराधिकारी कौन? तो देखिए, यहां पर बहुत सारे लोग जो थे वो लाइन में थे, लेकिन यहां पर एक नेता जो निर्विरोध चुने गए, निर्विरोध मतलब किसी ने उसका विरोध नहीं करा, उनको हम जानते हैं लाल बहादुर शास्त्री के नाम से। तो लाल बहादुर शास्त्री जो थे वो क्या बने? हमारे प्रधानमंत्री बने। यहाँ तक कोई डाउट है बेटा? देखिए, लाल बहादुर शास्त्री की अगर बात करूं तो बहुत छोटा ड्यूरेशन के लिए, बहुत कम समय के लिए वो हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे। तो कब से कब तक रहे? 1964 से 1966 तक। 1964 से 1966 तक वो हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे। और 1966 में जब युद्ध के लिए समझौता करने वो कहाँ गए? ताशकंद। कहाँ गए? ताशकंद गए। तो वहां पर आकस्मिक रूप से उनकी मृत्यु हो गई। और ये जो सत्ता के लालची थे, जो अगला प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, उन्होंने ये भी जरूर नहीं सोचा कि हम उनके मौत के कारणों का पता लगाए। तो इसलिए मेरे को शब्द क्या यूज करना पड़ रहा है? आकस्मिक, कि हमें पता ही नहीं है। मीडिया, न्यूज़पेपर, खबरें जो बताती हैं कि उन्होंने एक टेलीफोन सुना और टेलीफोन सुनने के साथ ही उनकी मृत्यु हो गई। तो हम देखो, यहां से आपके लिए एमसीक्यू फॉर्मेशन में अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो क्या क्या आता है कि नेहरू के बाद उत्तराधिकारी किसे बनाया गया? लाल बहादुर शास्त्री को। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कब और कहां हुई? 1966 में। कहां हुई? ताशकंद में हुई। अगला क्वेश्चन बनता है कि शास्त्री कितने समय तक भारत के प्रधानमंत्री रहे?
1964 से 1966, तो लगभग 2 वर्ष की अगर मैं बात करूं तो 2 वर्ष वो हमारे देश के क्या रहे, प्रधानमंत्री रहे। लेकिन समस्या यहाँ पर समाप्त नहीं होती। तो देखो पहली समस्या तो क्या हो गई, उत्तराधिकारी की। अब ये शास्त्री जी को भी कुछ क्या थी समस्या, क्या थी, शास्त्री जी के शासनकाल में भी एक बहुत बड़ी समस्या आई, भारत को युद्ध का सामना करना पड़ा। अब कौन सा युद्ध था भाई, तो भारत पाक युद्ध 1965, भारत पाकिस्तान युद्ध 1965। बात समझ में आई। तो इस युद्ध की अगर बात करें तो दोनों फ्रंट पर युद्ध जो था वो लड़ा जा रहा था। क्लियर है बेटा, सभी को क्लियर है? क्लियर, ठीक है। साथ ही साथ अगर मैं शास्त्री के शासनकाल में दूसरी समस्या कहूं तो वो थी खाद्यान्न समस्या। क्या थी? खाद्यान्न समस्या। खाद्यान्न समस्या का मतलब भारत में अकाल पड़ा उसी समय और खाने का जो सामान है उसकी कमी होने लगी, इसे ही क्या कहा गया, खाद्यान्न समस्या। नेहरू जी बहुत ही सिंपल स्वभाव के, साधारण विचारों से ओतप्रोत रहने वाले व्यक्तित्व के व्यक्ति थे। तो उन्होंने अपने घर में ही बगीचे में क्या करना शुरू कर दिया, खेती करना शुरू कर दिया। अब इन 2 समस्याओं के लिए उन्होंने 2 नारे दिए। कौन कौन सी समस्या, पहली युद्ध की समस्या, दूसरी खाद्यान्न। तो शास्त्री जी के द्वारा जो 2 पॉपुलर नारा दिया गया, पहला नारा था जो कि संबंधित था युद्ध से, सैनिकों से, वो था जय जवान। जय जवान, जवान मतलब फौजी। और दूसरा खाद्यान्न संकट से रिलेटेड था, वो था जय किसान। क्या था? जय किसान। तो जय जवान जय किसान का नारा किसके द्वारा दिया गया, लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया। इज दैट क्लियर? अब देखिए यहां से शॉर्ट फॉर्म में बोलूं, एमसीक्यू क्वेश्चन में बोलूं तो क्या बन सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमने भी पढ़ा कि शास्त्री के शासनकाल में, या आपसे पूछ रहे 64 से 66 के शासनकाल में भारत को किन 2 समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो कौन कौन सी थी? पहला भारत पाक युद्ध, दूसरा खाद्यान्न संकट। लिख लेंगे, पढ़ लो विश्वास। चलिए उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो कि आपके अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है, वो ये है कि जय जवान और जय किसान का नारा किसके द्वारा दिया गया? लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा जय जवान जय किसान का जो नारा है वो दिया गया। इज दैट क्लियर? यहां तक कुछ पूछना, बताना, कुछ समझना समझाना, आगे बढ़ जाएं, पक्का? चलिए अब देखिए यहां पर हम देखेंगे कि 10 जनवरी 1966 को, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, ताशकंद में क्या हो गया, मृत्यु हो गई। किसकी हो गई? लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो गया। देखिए मृत्यु के बाद फिर से वही समस्या जो जवाहरलाल नेहरू जी के सामने थी, अब शास्त्री जी के सामने वही समस्या आ गई कि अब कौन, समझ में आई बात? अब कौन? तो जवाहरलाल नेहरू जी चले गए, शास्त्री जी चले गए, अब इसके बाद कौन? तो यहां पर जैसे आपने स्कूल में देखा है ना, स्कूल में अप्रोक्सीमेटली 80 लोगों का स्टाफ है, लेकिन आप देखेंगे कि 10 एक टीचर ऐसे हैं जिनसे सब डरते हैं। विवेक भी डरता है जिनसे। ऐसा क्यों होता है? वो 10 टीचर से लोग क्यों डरते हैं? इसका एक कारण है कि वो अपनी शक्तियों को जानते हैं और उनका इस्तेमाल करना भी जा रहे हैं। आप देखेंगे स्कूल में जो भी छोटे बड़े प्रोग्राम्स होते हैं उनमें वो लोग बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, चाहे वो डेकोरेशन का काम हो, माइक का काम हो, बच्चों को मेंटेन करने का काम हो। ये 10 लोग ही आपको आसपास दिखें। तो ये इस स्कूल के क्या है, हम स्तंभ कह सकते हैं। क्या है? स्तंभ कह सकते हैं, पिलर कह सकते हैं। तो वैसे ही कांग्रेस के भी कुछ पिलर्स थे और उन पिलर्स को क्या कहा जाता था? सिंडिकेट। लिख लीजिएगा, क्या कहा जाता था? सिंडिकेट। साथ साथ लिख के चलिए, कुछ छूट जाएगा बाद में, समय नहीं मिलेगा। तो सिंडिकेट क्या था? शक्तिशाली समूह। क्या था?
शक्तिशाली ग्रुप या समूह। अब ये समूह कैसा था, ठीक है, जैसे स्कूल में मैंने आपको एग्जांपल दिया कि 10 लोग पावरफुल थे, वैसे सिंडिकेट में भी 5 लोग क्या थे, पावरफुल थे, जिन्हें क्या कहा गया, सिंडिकेट कहा गया। अब सिंडिकेट के जो मुखिया थे उनका नाम था के कामराज। क्या नाम था, के कामराज। देखो समझते चलो, नहीं तो कुछ कुछ बिगड़ जाएगा तो काम हो जाएगा खराब। के कामराज, ठीक है, ये कौन थे, सिंडिकेट के मुखिया थे। देखिए अध्यक्ष तो थे, लेकिन आपको ऐसे समझना है कि ये क्या थे, मुखिया थे। अब सबने क्या बोला कि देखो जी अब शास्त्री जी नहीं रहे, आप बन जाइए के कामराज जा। तो इनको 2 समस्याएं थी। पहला कि इनको हिंदी नहीं आती थी, भाषा का विवाद था। तो इन्होंने क्या कहा कि देखो मैं नहीं बनूंगा, लेकिन इन्होंने सोचा कि मैं ना बनूं, लेकिन मैं किंग मेकर बन जाऊं। क्या बन जाऊं, किंग मेकर। कि मैं किंग तो नहीं बनूं, लेकिन मैं किंग मेकर बन जाऊं। तो हमें एक ऐसा बंदा चाहिए, ऐसी बंदी चाहिए जो कि हमारे इशारों पर चले, जो कि पपेट हो। बात समझ में आई? हमें या तो कोई ऐसा बंदा मिल जाए या कोई ऐसी बंदी मिल जाए जो हमारे इशारों पे चले। तो यहां पर नाम आया इंदिरा गांधी। किसका नाम आया, इंदिरा गांधी। अब इंदिरा गांधी ने सत्ता को संभाला विद द हेल्प ऑफ सिंडिकेट। तो सिंडिकेट ने ये सोचकर इंदिरा को शासन में लाए, सत्ता में लाए कि ये हर बात के लिए हमारे ऊपर निर्भर रहेगी, क्योंकि इसको कोई ज्यादा अनुभव नहीं। लेकिन हमेशा ध्यान रखना, जैसा आप कहते हैं कि पैसे वाले के पास ही पैसे होते हैं, तो जैसे ही आपके पास पावर आती है, शक्ति आती है, आपके अंदर दिमाग अपने आप आ जाता है। तो सिंडिकेट की मदद से इंदिरा गांधी को क्या बनाया गया, अगला प्रधानमंत्री। क्लियर है बेटा यहां तक? इसमें कोई डाउट, कुछ पूछना बताना। देखिए यहां पर आप देखेंगे कि कई सारे लोग जो हैं वो आपस में ही लड़ रहे थे। किस लिए लड़ रहे थे, प्रधानमंत्री बनने के लिए। तो आपकी बुक में पेज नंबर 85 पर आपको एक फिगर दिखेगा, एक चित्र दिखेगा, जिसमें इंदिरा गांधी को पहले स्थान पर दिखाया गया है। और आप देखेंगे 5 लोग यहाँ पर खड़े हैं, 5 लोग खड़े हैं, और यही 5 लोग क्या है, सिंडिकेट के प्रमुख नेता हैं। बात समझ में आ गई? और देख रहे हैं आप कि एक व्यक्ति जो है, भाई रेस खत्म हो गई है, विनर घोषित किया जा चुका है, एक आदमी भागने में लगा हुआ कि अब तो मैं फर्स्ट आऊंगा, जबकि रिजल्ट ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है। तो ये कौन है, मोरारजी देसाई। कौन है, आप देखेंगे इनकी बनियान पे एम लिखा है। अगर मैं राजनीतिक कदकाठी की बात करूं तो अगला प्रधानमंत्री उन्हें बनना चाहिए था, लेकिन यही सबसे बड़ी विडंबना थी, यही बड़ी समस्या थी जो सिंडिकेट ने चाल चली, और बाद में उसके लिए ये क्या हो गया, एक मील का पत्थर, या कह लो गले की हड्डी या गले का बांस, ये बन गया। अब यहां पर क्या होता है कि भाई इंदिरा गांधी को बना दिया गया। अब इसके बाद अगला चुनाव होता है, ठीक है, इसके बाद क्या हो रहा है, अगला चुनाव। और इस चुनाव की अगर हम बात करें तो आप हेडर डालेंगे चौथा आम सभा चुनाव 1967, 1967 का चुनाव। अब देखिए यहां पर कुछ बुनियादी बातें हैं, पहले उसको समझ लेते हैं, तभी हमें ये पॉइंट जो है वो और अच्छे से समझ आने वाला है। तो 1967 के चुनाव की अगर मैं बात करूं तो ये अपने आप में बड़ी समस्यात्मक प्रवृत्ति में देखा गया है। अब ऐसा क्या हो रहा है, तो हमने क्या पढ़ना है, चुनौतियां पढ़नी है ना। तो चुनौतियों में पहला पॉइंट मैंने आपको क्या बताया था फर्स्ट वीडियो लेक्चर में,
कि भाई ये जो सिस्टम चला आ रहा था, बार बार कांग्रेस जीत रही थी, इसमें क्या आएगा, ब्रेक आएगा। यानी कि अब कांग्रेस उतने बहुमत से नहीं जीतेगी। बात समझ में आ रही है? जीतेगी तो, लेकिन उतने बहुमत से नहीं जीतेगी। चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं 1967 का चुनाव, पहले डालेंगे 1967 का चुनाव। तो हम देखेंगे भारत का जो पहला चुनाव हुआ था, देखिए यहां से कल्पना करते हैं, जो पहला चुनाव हुआ था कब हुआ, 1952 में, ठीक है। 51 में शुरू हुआ, लेकिन ज्यादातर कास्टिंग या वोटिंग जो है वो 1952 में हुई, इसीलिए इसे 1952 का चुनाव कहा जाता है, ठीक है। 1952 में कांग्रेस क्या थी, सलमान खान थी। कांग्रेस क्या थी, सलमान थी। और यहां भी होगा, वहां भी होगा, अब तो सारे जहां में होगा क्या, तो यहां पर कांग्रेस का हर तरफ जलवा था। बात समझ में आ गई? कांग्रेस का जलवा क्या था, सब तरफ था। दूसरे में भी ऐसा रहा, तीसरे में ऐसा। लेकिन 1967 आते आते ये जलवा जो है वो किस में बदल गया, हलवा में। क्या बन गया इसका, हलवा बन गया। अब देखिए हलवा क्यों बन गया, उसे भी हमें समझना है। क्योंकि एक नेतृत्व, जो लीडरशिप क्वालिटी है, वो नहीं होती तो कोई भी संगठन बनने या बिगड़ने में ज्यादा समय नहीं लगते हैं। तो 1967 के चुनाव में जो सबसे बड़ा ड्रामेटिक चेंज देखा गया कि कांग्रेस को 9 राज्यों में, कितने राज्यों में, 9 राज्यों में हार का सामना करना पड़ा। तो देखिए एक ऐसी पार्टी जो पूर्ण बहुमत से पिछले 3 इलेक्शन भारी बहुमत से जीत रही थी, वो अचानक से 9 राज्यों में हार जाती है। तो ये अपने आप में बड़ा शॉकिंग था और कई बार इसे राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी जाती है। लिख लेंगे राजनीतिक भूकंप, राजनीतिक। तो कई बार क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में कि राजनीतिक भूकंप की संज्ञा किस चुनाव को दी जाती है। तो 1967 का जो चुनाव है उसे ही राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी जाती है। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? चलिए जल्दी से देख लेते हैं वो राज्य भी जहां पर क्या हुई थी, इसकी हार हुई थी। पहले लिखेंगे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। 9 राज्य लिख लीजिए। पहला पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, आज इसे ओडिशा बोला जाता है, उस समय उड़ीसा कहा जाता था, मद्रास और केरल। बातें नहीं, मद्रास और केरल। तो ये 9 राज्य है जहां पर कांग्रेस को क्या करना पड़ा, हार का सामना करना पड़ा। और यहां पर एक बात और बोली जाती है, इस तरीके के क्वेश्चन मोस्टली आपके मैप में भी आ सकते हैं। वहां पे क्वेश्चन पूछेगा या एमसीक्यू में आएगा तो क्वेश्चन पूछेगा कि निम्न में से कौन सा एक ऐसा राज्य है जहां पर 1967 में कांग्रेस जीती थी। तो 3 तो ये होंगे और एक किसी और राज्य का नाम होगा। तो आपको ये 9 राज्य पता होने चाहिए। उस समय एक जुमला चला कि एक ट्रेन थी जो इस पूरे राज्यों से होकर गुजरती थी और कोई भी ऐसा स्टेशन नहीं था जहां पर कांग्रेस जीती हो। क्लियर है बेटा ये पॉइंट? तो कांग्रेस 9 राज्यों में क्या हुई, हार का शिकार हुई। अब देखिए हार का शिकार होने के कई कारण होते हैं, जिसमें सबसे पहला कारण था गैर कांग्रेसवाद। क्या था? गैर कांग्रेसवाद। नोट कर लेंगे। हेडर डालिए गैर कांग्रेसवाद। अब देखिए गैर कांग्रेसवाद का अर्थ क्या है, मतलब क्या है, पहले से समझिए।
अभी हमने क्या देखा था पिछले लेक्चर में, एक व्यक्ति रेस खत्म होने के बाद भी भाग रहा है, क्या नाम था उसका? मोरारजी देसाई। अब गैर कांग्रेसवाद का अर्थ क्या था कि कांग्रेस के अलावा, क्या कांग्रेस के अलावा जितने भी दल थे वो एकजुट हो गए। तो गैर कांग्रेसवाद का अर्थ क्या है कि कांग्रेस के अलावा जितने भी दल थे उन सब ने क्या कर लिया, अपने आप को एक जगह कर लिया, और इनका प्राइम गोल या मुख्य उद्देश्य क्या था? कांग्रेस को हराना। क्या करना है? कांग्रेस को हराना है। कि बाकी बातें बाद में देखेंगे, पहला उद्देश्य हमारा क्या होगा? कांग्रेस को हराना। क्लियर है बेटा? अब ये जो गैर कांग्रेसवाद का टर्म है ये किसके द्वारा दिया गया? किसके द्वारा दिया गया? जल्दी बताओ। राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया जी ने क्या कहा कि जितने भी ये गैर कांग्रेसी थे ये सब विपक्षी दल के एक जगह हो गए, इसे ही क्या कहा गया? गैर कांग्रेस। तो ये जो वीडियो लेक्चर है ये ऑलरेडी लंबा हो गया है, तो यहाँ पर हम गैर कांग्रेसवाद, गठबंधन, आया राम गया राम जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हैं उसे हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।